हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। पिछले वीडियो में हमने एसएससी सीजीएल का डिटेल्स डिस्कस किए थे कि एसएससी सीजीएल क्या है, उसमें कितना कितना पोस्ट है, कैसा स्कोप है, आपको पूरे एग्जामिनेशन जो प्रोसीड्यूर है सबके बारे में हमने डिस्कस किए थे। चलिए आज के वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का टायर वन का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा बुक मैंने रेफ़र की थी, कौन सा इंटरनेट साइट मैंने रेफ़र की थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम में, वो आपको बता देते हैं और थोड़ा स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो स्ट्रैटेजी कोई भी एग्ज़ाम का प्रैक्टिस है, बट फिर भी आपको थोड़ा बता देंगे कि कैसे करने से आपको जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, कैसा स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है एग्ज़ाम के लिए। तो टाइम वेस्ट ना करके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सिलेबस जान लेते हैं। अब आपको पता है पहले की वीडियो में हमने डिस्कस की थी कि टायर 1 का 4 सेक्शन होता है। एक रीजनिंग पार्ट होता है, एक मैथ होता है जो 20 पार्ट में आता है, एक जीए जनरल अवेयरनेस पोर्शन होता है और एक इंग्लिश कम्प्रीहेंशन पार्ट होता है। तो पहले हम रीजनिंग का देख लेते हैं। अब रीजनिंग का आपका 2 टाइप का क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं वर्बल क्वेश्चन, एक आते हैं नॉन वर्बल। अब वर्बल क्या होते हैं, जो वर्ड में फ्रेम किया जाते हैं, जिसको आप कंस्ट्रक्टिवली आपको थिंक करना पड़ेगा, जो आपका वोकेबुलरी इंक्रीज़ करेगा, वो है। नॉन वर्बल क्वेश्चन क्या होता है, नॉन वर्बल विजुअल क्वेश्चन ज़्यादा होता है। आपका विजुअल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन होता है, शेप्स देते हैं, पैटर्न्स देते हैं, उसके रिकॉग्नाइज करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो ये 2 टाइप का आपका रीजनिंग का होता है। अब सिलेबस में आ जाते हैं। अब मैं सिलेबस डिस्कस करूँगी क्वेश्चन के साथ साथ, तो आपको ना सिलेबस भी पूरा मतलब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सब्जेक्ट के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला ही रीजनिंग का जो टॉपिक आते हैं वो है एनालॉजीज़। अब एनालॉजीज़ में कैसा क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है। पहला एक रिलेशनशिप दिया हुआ है टाइपिस्ट और टाइप राइटर का, उसके हिसाब से एक क्वेश्चन दिया है राइटर के साथ ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, पहले के रिलेशनशिप के बेसिस में इसका रिलेशनशिप कैसे होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आपको पता है टाइपिस्ट क्या यूज़ करते हैं, टाइप राइटर, ये इसका डिवाइस है। तो राइटर किस चीज़ से राइट करते हैं, पेन से, तो इसका करेक्ट आंसर पेन होगा। तो सेकेंड इज द डिवाइस यूज बाय द फर्स्ट। ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं उसको कहते हैं एनालॉजी क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड जो है, अब ये एनालॉजी का भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे पहले ही जो ऑप्शन आते हैं, जो टाइप आते हैं, वह है सिमेंटिक एनालॉजी। इसमें कैसे आते हैं, जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, जूक इज टू ट्रेन। अब ऐसा जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से आपको दिया है बैंग। अब ये जो फर्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है वो साउंड है सेकेंड का, मतलब ट्रेन का साउंड जो फर्स्ट में दिया हुआ, बैंग किसका साउंड हो सकता है, डोर का साउंड हो सकता है। तो दिस एनालॉगस पेयर टाइप एनालॉजी एंड इट डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप ऑफ साउंड। तो ये ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो है सिमेंटिक एनालॉजी। नेक्स्ट टाइप है सिंबॉलिक और नंबर एनालॉजी। यहाँ पे नंबर दिया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 11:1331, ये एक रिलेशनशिप 2 नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट में 9 का आपको ऐसे रिलेशनशिप से आपको नंबर निकालना है। ऐसे देख रहे हैं कि 11 का जो क्यूब होता है वो दिया हुआ है, वैसे हमें 9 का क्यूब निकालना है। 9 का क्यूब होता है 729, तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट होगा। ये है नंबर और सिंबॉलिक एनालॉजी, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आते हैं। ये जो लास्ट टाइप ऑफ एनालॉजी है वो आते हैं फिगरल एनालॉजी, मतलब एक फिगर दिया हुआ रहता है, 2 फिगर का जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से आपको 3rd फिगर के हिसाब से 4th फिगर को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आंसर है। जैसे ये 2 फिगर दिया हुआ था, वो दोनों देख के लग रहा है मिरर इमेज है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये होगा, तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे 3 टाइप्स ऑफ एनालॉजी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो रीजनिंग के अंदर होता है। इसके बाद आते हैं सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, मतलब ऑड वन आउट करना है आपको। कुछ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से कौन सा बाकी ऑप्शन से मैच नहीं करते हैं, ऑड वन आउट है, उसको निकालना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वहाँ पे आंसर होगा 27। क्यों, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है 17, 57, 97 वो प्राइम नंबर है, बट 27 क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है, तो 27 इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे ऑड वन आउट का क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके सिलेबस में रीजनिंग का, स्पेस विजुअलाइजेशन एंड स्पेशियल ओरिएंटेशन। मतलब फिगर दिया हुआ रहेगा, जैसे क्यूब का एक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। इसका ऑपोजिट फेस आपको निकालना है। जैसे फेस नंबर 4 का ऑपोजिट फेस कितना होगा, ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, ए होगा 3। क्यों, क्योंकि कॉमन है ना फेस 3। यहाँ पे देखिए 3 अगर कॉमन है तो 6 का ऑपोजिट में कितना आएगा, 2 आएगा, और 5 का ऑपोजिट में कितना आएगा, 1 आएगा। तो 3 बाकी क्या होगा, 3 और 4 ही बाकी है, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड होगा, तो इसका ऑप्शन है 3। तो फिगर देख के आपको पता लगाना कि आंसर कौन सा होगा। ये है स्पेस विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल ओरिएंटेशन, जैसे ओरिएंटेशन होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर है। तो ये है 3rd टॉपिक आपका सिलेबस में।
नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये तो जनरल एक सिलेबस है। नेक्स्ट टॉपिक है विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, विजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे मिरर इमेज, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज कौन सा होगा। अब ये फिगर देख के आप मिरर इमेज निकाल लो तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये तो हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अब मैं ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए दी हूँ कि कौन से टॉपिक के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माय फादर सिस्टर इज टू मी, आंसर होगा इसका सिस्टर, ठीक है। सन ऑफ द फादर ऑफ माय फादर सिस्टर इज माय फादर एंड हिज डॉटर इज माय सिस्टर, ठीक है। तो ऐसे जो रिलेशनशिप का क्वेश्चन होता है ये भी रीजनिंग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है एरिथमेटिक, रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, जो फिगर दिया हुआ रहता है। अब जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको वही ऑड वन आउट करना है। जो ये 4 फिगर दिया हुआ है उसमें से कौन सा ये फिगर से मैच नहीं होता है, ये आपको पता करना है। जैसे सारे फिगर में देखिए ये जो टी पोर्शन होता है ना, इसके आगे ये गोल पोर्शन आते हैं, बट यहाँ पे नहीं है। ये टी पोर्शन के लेफ्ट साइड में ये जो पॉइंट है, डॉट है, वो है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इसका आंसर ऐसे जो फिगरल ऑप्शन दिया हुआ रहता है वो रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। फिर सीरीज़ का क्वेश्चन आता है। अब सीरीज़ में भी टाइप ऑफ सीरीज़ होता है। जैसे एनालॉजिस में टाइप ऑफ एनालॉजिस था, वैसे सीरीज़ में भी है। जैसे सिमेंटिक सीरीज़ मतलब लेटर दिया हुआ रहेगा, आपको ऑल्टरनेट लेटर निकालना होता है। जैसे एक लेटर की सीरीज़ दिया हुआ है, पूछ लेते हैं कि इसके बाद में कौन सा लेटर आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल में हम दिखा दिए, ये है सिमेंटिक सीरीज़। इसके बाद आते हैं अरिथमेटिक और नंबर सीरीज़। नंबर आपको पता है, कुछ नंबर सीरीज़ दिया हुआ रहेगा, उसका कोई पैटर्न होगा, उसके बाद में कौन सा नंबर आएगा ये आपको पूछा जाता है। और एक आते हैं नॉन वर्बल सीरीज़। नॉन वर्बल सीरीज़ में एक फिगर दिया हुआ रहता है, जो फिगर रोटेट कर रहा है या चेंज हो रहा है, जो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि एक के बाद एक कैसे चेंज हो रहा है। नेक्स्ट में आपका वैसे चेंज होके या वैसे रोटेट होके आपका कौन सा फिगर नेक्स्ट पे आएगा, ये है नॉन वर्बल सीरीज़। तो ये 3 टाइप का सीरीज़ का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में आते हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक लेटर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो, उसका जो वर्ड दिया हुआ होता है उसका हर लेटर को आपको कोडिंग किया हुआ होता है कि एक लेटर को कोडिंग करके दूसरे लेटर आ गया। उसको ही आपको और एक एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा, कोडिंग करके उसको आपको उस हिसाब से डिकोड करना है। जैसे ये कोडिंग किया हुआ है, वैसे कोडिंग करने से क्या होगा या वैसे डिकोड करने से क्या होगा। जो एक एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल दिखा दिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर ड्राइंग इन्फ्रेंसेस का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता है, वो उसके अंदर इन्फर्ड और इम्प्लाइड होता है। मतलब क्लियरली स्टेट नहीं होता है कि यही क्वेश्चन है, यही है स्टेटमेंट, ये नहीं होता है। ये लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आते हैं। जो मान लीजिए 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग कुछ कंक्लूशन दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट पढ़ के आपको क्या लग रहा है, कौन सा कंक्लूशन इसका करेक्ट हो सकता है, ऐसे। अब इसका 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो स्टेटमेंट कंक्लूशन का क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बताया, और एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन आते हैं। मतलब सिलोप का क्वेश्चन मतलब वो ऑल, नॉन, सम जिसका क्वेश्चन आता है ना, जो वेन डायग्राम से हम सॉल्व करते हैं, वो सारे क्वेश्चन। जैसे एक एग्जांपल स्टेटमेंट कंक्लूशन का ये है। जैसे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, गोल्ड प्राइजेस आर राइजिंग ईच डे इन द मार्केट। उसके हिसाब से 2 कंक्लूशन दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये 5 ऑप्शन दिया हुआ है कि कंक्लूशन 1 फॉलोज या 2 फॉलोज या बोथ या नाइदर नॉर या आइदर और, ऐसे 5 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अब ये पढ़ के आपको करना है कि इस स्टेटमेंट के बेसिस पे कौन सा कंक्लूशन सही है कि गलत है, ये आपको निकालना है। ये स्टेटमेंट कंक्लूशन का क्वेश्चन हो गया। फिर सिलॉग का क्वेश्चन है कि वहाँ पे भी 2-3 स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, 2-3 कंक्लूशन दिया हुआ रहता है। कभी कभी यहाँ पे जैसे 4 कंक्लूशन दिया हुआ है, वैसे ही आपको करना है कि वो स्टेटमेंट पढ़ के कि कौन सा कंक्लूशन उसके हिसाब से फॉलो होगा, वो सिलॉग का क्वेश्चन आते हैं। फिर क्लासिफिकेशन एक टॉपिक होता है सिलेबस में, जिसके अंदर भी 3 टाइप का होता है क्लासिफिकेशन। एक सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, एक सिंबॉलिक और नंबर क्लासिफिकेशन, एक फिगरल क्लासिफिकेशन। फिर सिमेंटिक क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन मतलब आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा, मतलब इसमें से वही ऑड वन आउट आपको निकालना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा इस क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर नंबर 4 नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको ऑड वन आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिगरल, जैसे यहाँ पे 4 फिगर दिया हुआ है, उसमें से आपको
ऑड वन आउट करना है कि 4 फिगर में कौन सा फिगर करेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी नंबर करेक्ट है, मतलब करेक्ट है मतलब ये इसमें से ऑड वन आउट है, ये इसमें से नहीं आते क्योंकि ये सारे 90 डिग्री एंगल कर रहे हैं, ठीक है, सारे में, बट इसमें नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑड वन आउट है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आते हैं। फिर वर्ड बिल्डिंग का क्वेश्चन आते हैं, जो एक गिवन वर्ड होता है, फिर 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, अब वो गिवन वर्ड से वो 4 ऑप्शन में कौन सा वर्ड हम बना सकते हैं या कौन सा वर्ड हम नहीं बना सकते हैं, ऐसे 2 टाइप का क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल ऑपरेशन नेक्स्ट टॉपिक है, और सिंबॉलिक ऑपरेशन। इसमें क्या है, इसमें एक इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे डायरेक्ट इक्वेशन आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको करना है क्या, नेगेटिव जो माइनस साइन है, जैसे यहाँ पे बोल दिया है कि माइनस साइन स्टैंड्स फॉर इनटू, मतलब जहाँ पे माइनस है वहाँ पे आपको इनटू करना है, जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे आपको प्लस करना है। ऐसे बैठा बैठा के आपको देखना है कि इस 4 इक्वेशन के अंदर कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। ये सिंबॉलिक ऑपरेशन का क्वेश्चन है। फिर ट्रेंड्स का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये पहले आता था, अभी तो क्वेश्चन पेपर में उतना मैं नहीं देख रही हूँ कि ये टॉपिक आ रहे हैं, फिर भी आपके सिलेबस में है। ट्रेंड्स का क्वेश्चन ऐसा है कि आपको 2 टेबल 2 मैट्रिक्स आपको प्रोवाइड रहेगा, ठीक है, दोनों एक आपको वर्ड प्रोवाइड रहेगा, उस वर्ड का ईच लेटर वो मैट्रिक्स से आपको निकालना है। वो मैट्रिक्स का रो नंबर और कॉलम नंबर दिया हुआ रहेगा। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे 85 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट रो है और नेक्स्ट है कॉलम नंबर, ठीक है, जैसे मान लो 8 है रो नंबर एंड 5 है कॉलम नंबर। अब देखिए 8 रो और 5 कॉलम से आपका कौन सा लेटर आते हैं, 8 रो और 5 कॉलम से आपका लेटर आते हैं एल, तो एल ही आपका पहला लेटर है, तो पहले आप 85 कर सकते हो कि ये ऑप्शन सही हो सकते हैं, बट आपको बाद में दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, जैसे 3 2 बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बट 3 और यहाँ 2 ये ई है तो ये एल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे आपको चेक करके ये वर्ड मतलब कॉलम नंबर रो नंबर कौन से लेटर में आते हैं, ये 5 देखिए 5 दिया हुआ है ना, तो 5 लेटर हैं यहाँ पे वर्ड में, तो वैसे आपको ये ट्रेंड्स का क्वेश्चन है, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। फिर वेन डायग्राम का क्वेश्चन आते हैं, एक तो आप सिलॉग का क्वेश्चन भी वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हो, और ये एक अलग से वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है 3, जैसे टेबल चेयर फर्नीचर दिया हुआ है। अब फर्नीचर के अंदर आपका टेबल चेयर आते हैं, ठीक है, टेबल चेयर 2 अलग चीज़ है जो फर्नीचर के अंदर आते हैं, तो इसमें से आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि एक बड़े फर्नीचर के अंदर 2 गोल गोल एक टेबल एक चेयर है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऐसे वेन डायग्राम का रिलेशनशिप का क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में दिखाई देगा। फिर पंच्ड होल पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, मतलब आपको कहेगा कि एक पेपर है, उसको ऐसे ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे ऐसे पंच किया, ये डॉट बन गया, तो उसको जब अनफोल्ड करेंगे तो कैसे फिगर आएगा, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन आते हैं। फिर फिगरल पैटर्न आते हैं, मतलब 3 फिगर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो तीनों का पैटर्न चेक करके आपको बताना पड़ेगा कि 4 नंबर जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहाँ पे कैसा पैटर्न आपको आएगा। फिर आते हैं इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेटा एंड सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, रोल नंबर्स, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, नंबर्स कोडिंग, जैसे नंबर कोडिंग में आते हैं कि जैसे ये एग्जांपल है कि ए को कोड कर रहे हैं 1 से, बी को कोड कर रहे हैं 2 से, ऐसे BIDDIC इसको कैसे कोड करेंगे, तो ऐसे कोडिंग का क्वेश्चन आते हैं। फिर एम्बेडेड फिगर्स का क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक फिगर आपको दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक कम्प्लेक्स का फिगर दिया हुआ रहता है, अब आपको पता लगाना कि ये जो फिगर दिया हुआ है वो कौन सी फिगर के अंदर एम्बेड किया हुआ है, मतलब कौन सी फिगर के अंदर छुपा हुआ है 4 ऑप्शन में, ये आपका ऐसा क्वेश्चन आते हैं। फिर क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशन इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये जो क्वेश्चन सारे आते हैं ये ना कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये सब सारे टॉपिक के अंदर ही है, मतलब आपको जजमेंट करेंगे कि आपका थिंकिंग कैसे है, आपका पर्सनल एबिलिटी कैसे है, प्रैक्टिकल एबिलिटी कैसे है, नॉलेज कैसे है, सोशल इंटेलिजेंस, आपका टाइमिंग भी करेगा, क्योंकि टाइमिंग इज़ अ बिग पार्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, कि टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है, कैसे आप क्वेश्चन को कितना टाइम लगा रहे हो, कौन सा क्वेश्चन पहले कर रहे हो, ये तो यही सब आपका एग्ज़ाम हॉल में लगेगा ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग सभी को आते हैं। अब आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, कितना जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, और आपका एक्यूरेसी कितना है, यही आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रूफ करना है। तो ये था आपका रीजनिंग का पार्ट, जो सेक्शन नंबर 1 था, ये पूरा रीजनिंग का सिलेबस था। मैंने ट्राई किया कि एग्जाम्पल के साथ साथ आपको समझाए, ताकि आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। फिर
सेक्शन नंबर 2 में आते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर आते हैं एक स्टैटिक जीके पोर्शन आते हैं जो हम बचपन से जीके पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, उसके अंदर आते हैं। और एक आते हैं करेंट अफेयर्स, जो आपको करेंट नॉलेज जो आसपास हमारा क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है कि क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट एम्ड एट टेस्टिंग कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड द एप्लीकेशन ऑफ द सोसाइटी। आपके 4-5 का एनवायरनमेंट, सोसाइटी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे। फिर करेंट इवेंट्स, डे टू डे एक्टिविटी, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। फिर जो स्टैटिक जी के पोर्शन आते हैं उसमें नेबरिंग कंट्री के बारे में, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, सीन जो है जनरल पॉलिसी, पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब के बारे में आपका जनरल क्वेश्चन पूछेंगे। ये था जनरल अवेयरनेस का पार्ट। फिर आते हैं क्वांटिटी का पार्ट कि मैथ में मैथ का आपका सिलेबस क्या है। इसमें जो सिलेबस है उसमें होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब आते हैं। और इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन आते हैं, आपका 4 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आते हैं। एक एरिथमेटिक का पोर्शन आता है, एक अलजेब्रा का पोर्शन आता है, ट्राइगोनोमेट्री का पोर्शन आता है, जियोमेट्री का पोर्शन आता है। एरिथमेटिक में क्या क्या आता है? परसेंटेज का क्वेश्चन पूछेगा, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेजेस, इंटरेस्ट, सिंपल, कंपाउंड, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, फिर टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। अलजेब्रा में बेसिक अलजेब्रा जो हम स्कूल लेवल में पढ़ते हैं वो सारे क्वेश्चन पूछेंगे, सर्ट्स का क्वेश्चन पूछेंगे। ज्योमेट्री में थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योमेट्री अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ज्योमेट्री में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, ट्रायंगल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कन्ग्रुएंस, ट्रायंगल के सिमिलरिटी। फिर आते हैं सर्कल, सर्कल का कॉर्ड क्या है, टेंजेंट, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स, फिर कॉमन टेंजेंट, ये सब। फिर अलग अलग ज्योमेट्रिक फिगर जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, सर्कल, प्रिज्म, सर्कुलर कोन, सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, 3D जो फिगर होते हैं। फिर पिरामिड जो ट्रायंगल बेस भी होता है, स्क्वायर बेस भी होता है। इसका आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब आपको फॉर्मूला जॉट डाउन करना है एक जगह पे। ये मैंने बाद में बता दूंगी स्ट्रेटजी, बट मैथ में मैंने जो किया था, मैंने सारे फार्मूला एक जगह पे जॉट डाउन किया था। ठीक है, बार बार वो फार्मूला को रिवाइज़ किया था। ज्योमेट्री में आपको ये करना ही करना है। ठीक है, फिर ट्राइगोनोमेट्री में भी आपको सारे फार्मूला जॉट डाउन करना है। ट्राइगोनोमेट्री में क्या है? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, डिग्री, रेडियन, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, फिर कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा हो गया आपका मैथ का सिलेबस। ये सब आपको, और मैथ में आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। सारे फार्मूलाज जो अलग अलग टॉपिक का, वो एक कॉपी में आपको जॉट डाउन करना है, उसको बार बार रिवाइज़ करना है, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज़ देना है, तब आपको मैथ का पूरा 50 आउट ऑफ 50 आपको मिलेगा। और एक पोर्शन है मैथ का जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये सब दिया हुआ रहता है। उसमें से आपको डेटा एनालिसिस करना पड़ता है। ये इजी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ये बार बार प्रैक्टिस करने से आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा इसका। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें से। फिर जो लास्ट सेक्शन है वो है इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। इसमें आपका इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, राइटिंग एबिलिटी तो इसमें भी है, वो टायर 3 में ज़्यादा आपका राइटिंग एबिलिटी चेक करते हैं वो लोग। यहाँ पे आपका इंग्लिश का वोकाबुलरी, फिर ग्रामेटिकल आप कैसे हो इंग्लिश में, ये सब आपको यहाँ पे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आपको टेस्ट करते हैं। जैसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इसमें इंग्लिश में, जैसे वोकाबुलरी में आते हैं एंटोनिम, सिनोनिम आते हैं, कम्प्रीहेंशन पैसेज आते हैं, क्लोज टेस्ट जिसको कहते हैं, फिर एरर डिटेक्शन, करेक्शन आते हैं, ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक आते हैं, वॉइस नरेशन चेंज आते हैं, फिर पैरा जंबल करके देते हैं, 4 सेंटेंस दे देते हैं, फिर जंबल करके देते हैं, फिर उसका ऑर्डर पूछे है कौन से सेंटेंस के बाद कौन से सेंटेंस आके एक मीनिंगफुल पैसेज बनाएगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी देते हैं। एक पैसेज दिया हुआ रहता है, उसमें 4-5 ब्लैंक्स दिया हुआ रहता है, उसमें कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट बैठेंगे। उसमें प्रीपोजिशन भी हो सकता है, भार भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है। जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा 4 ऑप्शन में से वो आपको निकालना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं।
ठीक है। इंग्लिश का भी जैसे मैंने किया था ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे भी मिलता था ना वहाँ पे एक कॉपी में मैं जॉट डाउन करके रखती थी, फिर रोज़ उसको रिवाइज़ करती थी कि ये ईडियम है। ठीक है, आपको जहाँ पे भी आप टेस्ट दो, जहाँ पे भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वहाँ पे जो जो ईडियम आपको एक दो तो क्वेश्चन में ईडियम मिलेगा, तो पार आपको टेस्ट पेपर में एक दो ईडियम, एक दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 3-4 आपको एंटोनिम सिनोनिम मिल जाएगा। वो सारे एक कॉपी में आप नोट डाउन करके चलो और उसको रिवाइज़ करते। ये तो ऐसे है कि ये आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, बट क्या है ना कि ये आप रिवाइज़ करोगे ना तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आते हैं, तो कभी ना कभी ये रिपीट हो भी जाते हैं, तो वो आपको एक एडवांटेज मिल जाते हैं। फिर वॉइस चेंज, नरेशन चेंज तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वोकेबुलरी आप वैसे ख़त्म नहीं, पढ़ के ख़त्म नहीं कर पाओगे, तो वो भी आपको प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा। तो अब हम जान लेते हैं, ये था पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया। सिलेबस आपको बता दिए कि क्या क्या पोर्शन होता है, एग्जाम्पल से भी बता दिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर मैंने जो बुक रेफ़र की थी एग्ज़ाम के लिए वो आपको बता देते हैं। जैसे रीजनिंग के लिए अग्रवाल का, RS अग्रवाल का जो बुक होता है वो मोर देन सफिशिएंट है, वो प्रैक्टिस करो तो ही हो जाते हैं। जीए पोर्शन के लिए क्लूसन जीके का स्टैटिक पोर्शन के लिए बुक आते हैं। करेंट अफेयर्स के लिए आप मोनोरामा रेफ़र कर सकते हो या इंटरनेट साइट आप रेफ़र कर सकते हो। जैसे मैंने किया था GK टुडे, जागरण जोश, ये सब ना क्या है, मंथली भी एक PDF ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर आप देख के कर सकते हो। या वहाँ पर भी ये भी प्रोवाइड करते हैं कि मान लो जो स्टैटिक GK पोर्शन होता है ना, उसका भी कुछ PDF वो लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए डांस फॉर्म, स्टेट का डांस फॉर्म क्या है वो आपको दे दिया PDF करके कि ये लिस्ट है इसका, ट्विन सिटी का लिस्ट दे दिया, ये लिस्ट है ट्विन सिटी का इंडिया में, तो ये सब PDF भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं स्टैटिक GK पोर्शन में, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। या इनसाइट का जो साइट होता है ना, इनसाइट्स ऑफ इंडिया, वो मेनली UPSC लोग वो उसको रेफ़र करते हैं। आप SSC के लिए भी रेफ़र कर सकते हो, उसमें अच्छा करंट अफेयर्स दिया हुआ रहता है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ना सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने भी कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी थी, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि वहाँ से ही ये लोग खबरें निकाल के जॉट डाउन करके रखते हैं आपके लिए, तो आप वही पढ़ो, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ के आप टाइम वेस्ट मत करो पूरा। अगर इसके अलावा आपके पास टाइम है, आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर क्वांटिटी के लिए, मतलब मैथ के लिए आपको RS अग्रवाल का एक बुक आता है, किरण पब्लिकेशन का भी बुक आते हैं, ये दो आप रेफ़र कर सकते हो। और इंग्लिश के लिए SP बख्शी रेफ़र कर सकते हो जो आर्यहंत पब्लिकेशन का है, या किरण का बुक भी आप रेफ़र कर सकते हो। किरण का बुक SSC के लिए बहुत अच्छा है, जो मैंने भी रेफ़र की थी। मैंने भी, मेरे टाइम पे तो ऑनलाइन नहीं था, मेरे टाइम पे ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, तो मैं किरण के टेस्ट पेपर से ही सारे प्रैक्टिस करती थी, टेस्ट सीरीज़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक का लिस्ट है। फिर लास्ट में आता है स्ट्रैटेजी। मैंने पहले ही बता दी थी कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक ही स्ट्रैटेजी होता है जो है प्रैक्टिस, बट इसके अलावा भी आपको कुछ बता देते हैं कि ऐसे आप पहले ही ना आप सिलेबस को थोड़ा क्लैरिफाई करो कि क्या सिलेबस है। जैसे कोई भी टॉपर का आप इंटरव्यू देख लो तो वो कहते हैं कि उनको पहले, मतलब टॉपिक के पहले उनको सिलेबस याद रहता है, वो सिलेबस पूरा रटे हुए रहते हैं कि इसके बाद ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। ठीक है, आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप बेसिक क्लियर करो। आप देखो कि वो तो है ना 10 लेवल 12 लेवल 10 लेवल का क्वेश्चन लगभग आते हैं, तो हम सभी को वो सब आता है, बट क्या है ना हम भूल गए हैं, तो देख लेना आपको कौन सा याद है, कौन सा हम भूल गए हैं टॉपिक, तो वो बेसिक आप पहले क्लियर कर लो। फिर मैंने जैसे कहा कि सारे फार्मूलाज, सारे इंग्लिश का जो आप नोट डाउन कर सकते हो, या GK पोर्शन का जो आपको PDF नहीं मिल रहा है, जो आप नोट डाउन करना चाहते हो वो एक कॉपी में नोट डाउन करो। कुछ करंट अफेयर्स नोट डाउन करना चाहते हो वो नोट डाउन करो, कुछ की पॉइंट नोट डाउन करो। ठीक है, ये आप एक जगह पे अलग अलग कॉपी बनाओ कि मैथ्स का ये कॉपी है फार्मूला का, फिर इंग्लिश का ये कॉपी, ऐसे अलग अलग कॉपी में आप नोट डाउन करके रख दो, जैसे एग्ज़ाम के पहले आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, सारे सिस्टमेटिकली अरेंज करो। फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैसे मिल जाए वो भी कलेक्ट करके रखो। फिर प्रैक्टिस करो, बार बार उसको रिवाइज़ करो, और मॉक टेस्ट दो, वही सबसे बढ़िया है, वही सबसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट के लिए आप कहाँ रेफ़र कर सकते हो, जैसे टेस्ट बुक बोल के एक साइट है अभी, वो मॉक टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, तो वहाँ से या ग्रेड आप साइट से आप मॉक टेस्ट खरीद के वो प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, मॉक टेस्ट तो करो ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन 5 साल 10 साल जितना आप कर सकते हो उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करो। अब सिर्फ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सभी को कहती हूँ, मेरे पास जो पूछते हैं कि सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सॉल्व करो,
अब तो एक है ना कि आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने से वही बोल देते हैं कौन सा आपका करेक्ट है कौन सा नहीं है। जैसे मुझे पहले करना पड़ता था, मैं टेस्ट सीरीज ऑफलाइन देती थी खुद बैठ के, फिर खुद चेक करती थी कि कौन सा आंसर मेरा करेक्ट हुआ, कौन सा इनकरेक्ट हुआ, कितना मार्क्स हुआ, कितना नेगेटिव मार्क्स हुआ, फाइनल मार्क्स कितना हुआ, सब खुद को कैलकुलेट करना पड़ता था। बट अभी क्या, ये आपको एडवांटेज है, सारे ऑनलाइन आपको मिल जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज दो, वहाँ पर एक क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा कितना आपका करेक्ट हुआ, कितना नेगेटिव मार्किंग हुआ, फाइनल मार्क्स कितना मिला और आपका परसेंटाइल कितना है। मतलब जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बीच में आपका रिजल्ट कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ खुद का देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी पोजीशन में हो, आपको देखना पड़ेगा बाकी लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कंपटीशन कैसे है, उस हिसाब से आप खुद को ग्रो करना है। ठीक है, तो ये आपको पता चल जा रहा है कि आपका पोजीशन कैसे है, तो उस हिसाब से आप खुद को रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। आप पहले देखो कि कौन सा आंसर मेरा गलत हुआ, करेक्ट आंसर को भी देखो कि आप कैसे किया और उन्होंने कैसे एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने कैसे मतलब सोल्यूशन दिया, कि आपके सोल्यूशन से उनका सोल्यूशन क्या बेटर है, थोड़ा क्या टाइम बच जाएगा उस सोल्यूशन देख के, तो वो भी आप देखो कि उस सोल्यूशन कैसा है। ठीक है, फिर जो आपने गलत किया, कहाँ पे गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कि फॉर्मूला याद नहीं रहा, कि आपका सोल्यूशन गलत है, वो आप सोल्यूशन से चेक करो, फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे बात के क्वेश्चन में आप देखना कि क्वेश्चन टाइप सेम रहते हैं, मैथ्स का या किसी भी सब्जेक्ट का उठा लो, क्वेश्चन टाइप सेम रहते हैं, तो एक टाइप का क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो उस टाइप का आपको सारे क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसे आप करते रहो। ठीक है, सिर्फ एग्जाम देके छोड़ मत दो, उसको एनालिसिस करो अच्छे से। ठीक है, कि हमारा कौन सा गलत हुआ, कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखना आपका नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज होगा, नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा, वो पहले से बेटर होगा। आप ऐसे करोगे तो एक टाइम टेबल बना लेना कि इस टाइम पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इस टाइम पे आपको पढ़ना है, इस टाइम को आपको मॉक टेस्ट देना है, इस टाइम पे आपको रिवीजन करना है। ये पूरे दिन में आप टाइम टेबल बना लेना। ठीक है, ऐसे करना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ये अगस्त में आपका एग्ज़ाम है, तो अच्छे से देना, जैसे मैंने कहा वैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करने की कोशिश करना। अगर आपका खुद का स्ट्रैटेजी हो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, मैंने जैसे कहा, मैंने जैसे फॉलो की थी वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।